नमस्कार सभी को, एक बार फिर से स्वागत है सी के इस योग व्याख्यान के कार्यक्रम में। और मैं आचार्य हरदीप आपका सबका स्वागत करता हूं। तो आज हम जानने वाले हैं प्राण चिकित्सा के विभिन्न रूप। जैसे कि हम जान चुके हैं कि प्राण चिकित्सा जो है एक ऊर्जा चिकित्सा की कैटेगरी में एक चिकित्सा पद्धति आती है, जिसमें हम अपने आभा मंडल में परिवर्तन करते हैं, सुधार करते हैं और विभिन्न रूपों का उपयोग करके एक उत्तम स्वास्थ्य और फिजिकल, मेंटल और इमोशनल हेल्थ को ठीक करने का काम करते हैं। तो आज इसी के विभिन्न जो प्रचलित रूप हैं उनको हम थोड़ा जानने वाले हैं। ऐसे तो बहुत सारे रूप हैं, लेकिन जो मुख्य रूप से प्रचलित हैं और प्रैक्टिस किए जाते हैं, अभ्यास किए जाते हैं, तो उनके बारे में आज हम जानने वाले हैं। सबसे पहले जानते हैं हम पहली स्लाइड में ऊर्जा चिकित्सा क्या है। जो प्राण चिकित्सा है उसको एनर्जी मेडिसिन भी कहा जाता है या ऊर्जा चिकित्सा भी कहा जाता है। इसे 1980s में इसके बारे में हमें जानने को मिला है पहली बार। उससे पहले भी ये चीज़ें प्रयोग होती थी, लेकिन एक साइंटिफिक तरीके से इसके ऊपर जो रिसर्च अनुसंधान जो हुए हैं वो 1980s में हुए हैं। तो इसको एक कॉम्प्लीमेंट्री और अल्टरनेटिव मेडिसिन के अंतर्गत रखा गया है। ऊर्जा चिकित्सा को और भी नामों से जाना जाता है, जैसे ऊर्जा चिकित्सा है, सूक्ष्म ऊर्जा का उपचार है, साइकोसोमेटिक बॉडी मेडिसिन है, या फिर वाइब्रेशनल हीलिंग है। इस प्रकार से बहुत सारे नामों से इसी ऊर्जा या प्राण चिकित्सा को ही अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो यह जो ऊर्जा चिकित्सा है, ये माना जाता है कि आपके सूक्ष्म शरीर जो कि एक ऊर्जा है, मतलब आपके आभा मंडल के ऊपर ये केंद्रित रहती है। आभा मंडल में जो भी अवरोध हैं उनको दूर करके ऊर्जा उपचार करने का काम ऊर्जा चिकित्सा में किया जाता है। इसके अलावा जैसे भारत में इसे आयुर्वेद में प्राण कहा है, चीनी परंपरा में इसे ची कहा गया है, जापानीज परंपरा में इसे की कहा गया है। यही ऊर्जा, यही प्राण और यही आभा मंडल की ऊर्जा, यही जीव द्रव्य शरीर जिसको कहा गया है, उसी से ये जो पूरी ऊर्जा की अलग अलग थेरेपीज के थ्रू जो चिकित्सा की जाती है वो ऊर्जा चिकित्सा कहलाती है। इसके जो नॉर्मली है, ये चाइनीज मेडिसिन से शुरुआत ज़्यादा हुई है, क्योंकि प्रचलन जो हुआ है वो चाइना और जापान से शुरू हुआ है। वैसे भारत में ये पहले से बताई गई है, लेकिन चाइना और जापान ने इसका ज़्यादा प्रचार प्रसार किया गया, वहाँ से फिर भारत में आई है। नहीं तो प्राणायाम और ये सारे योग हम आगे जानेंगे, तो योग में सारी परंपराएं और ये सारी चीज़ें बताई हुई हैं, लेकिन भारत से बाहर के देशों में पहले गई हैं और फिर वापस भारत में लौट के आई हैं, तो लोगों ने इनको ज़्यादा जाना है। ऊर्जा चिकित्सा के अब हम थोड़ा और जानने की कोशिश करेंगे कि इसमें जो स्थूल शरीर है हमारा, 3 शरीर माने जाते हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर। तो इसमें जो है मुख्यतः सूक्ष्म शरीर के ऊपर ज़्यादा काम किया जाता है। सूक्ष्म शरीर है हमारा आभा मंडल, हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, हमारी नस नाड़ियाँ, सात चक्र, तो इस सिद्धांत के ऊपर काम किया जाता है। तो इसके अलावा जैसे जो प्राणमय कोश, योग में हम प्राणमय कोश पढ़ते हैं, तो प्राणमय कोश की चिकित्सा भी हम ऊर्जा चिकित्सा को बोल सकते हैं। अब सबसे पहले जो हमारी जो ऊर्जा चिकित्सा के अंतर्गत जो पहली थेरेपी आती है और जो सबसे प्राचीन है वो है योग चिकित्सा। योग में जो प्राण चिकित्सा का एक विस्तृत आयाम, विस्तृत डिटेल, सारी बातें समझने को मिलती हैं। जितनी भी चिकित्सा पद्धतियां अब आगे हम पढ़ने वाले हैं वो सब योग से ही निकली हुई हैं। योग में इन सारी चीज़ों का अच्छे से वर्णन किया गया है, लेकिन ये प्रचलित बाद में हुई है। तो योग हम जैसे जानते हैं कि योग क्या है। एक योग आत्मा से परमात्मा को मिलाने का, स्वयं से स्वयं को मिलाने का एक माध्यम है, एक साधना मार्ग है, एक डिसिप्लिन है। उसमें एक सिस्टम फॉलो किया जाता है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो एक इंसान को खुद से जोड़ने का, एक अपने सेल्फ रियलाइजेशन का एक जो रास्ता है वो योग है। तो उसमें जो आसन के बाद जो आता है प्राणायाम, तो हमारे ऋषि मुनियों ने प्राणायाम को जाना कि जब शरीर को हम आसनों के थ्रू ठीक कर लेते हैं, थोड़ा सा लचीला करते हैं, स्वस्थ कर लेते हैं, तो उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है वो प्राणायाम आता है। प्राणायाम में हम क्या करते हैं, हम अपनी प्राण ऊर्जा को घटाते हैं, बढ़ाते हैं, उसको संतुलित करते हैं अलग अलग प्राणायाम के थ्रू, उसको जागृत करने का काम करते हैं। और प्राण क्या है? प्राण में हमने जाना कि हमारा आभा मंडल, हमारी जीवन ऊर्जा,
मतलब जैसे मोबाइल डिवाइस की एक बैटरी है, वो हमारी जीवन ऊर्जा है, और वही हम प्राणायाम का मतलब हुआ प्राण और उसका आयाम, जो जीवन ऊर्जा को नियंत्रित करने का जो तरीका है वो प्राणायाम योग में बताया गया है। और महर्षि पतंजलि ने भी प्राणायाम के बारे में बताया, लेकिन हठ योग प्रदीपिका और हठ योग के जितने भी ग्रंथ हैं उनमें इनका विस्तृत वर्णन मिलता है कि प्राण ऊर्जा को शांत कैसे किया जाए, जागृत कैसे किया जाए, ऊपर कैसे उठाया जाए, अलग अलग प्राणायाम के द्वारा उस ऊर्जा को उपयोग करने के, उसमें सुधार करने के, उसको उन्नत बनाने के, विकसित करने के, उसका विस्तार करने के विभिन्न उपाय बताए गए हैं प्राणायाम के उसमें। उसके अलावा मुद्रा का एक पार्ट मिलता है योग में, मुद्रा का वर्णन मिलता है। मुद्रा का मतलब है जिसमें शारीरिक क्रियाएं प्लस ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस सब एक साथ उपयोग की जाए तो वो मुद्रा कहलाती है। तो मुद्रा जो है बहुत ही पावरफुल तरीका है अपनी ऊर्जा में परिवर्तन करने का। ये सारी जितनी भी चिकित्सा हम आगे पढ़ने वाले हैं, आगे समझने वाले हैं, वो सारी आपके आभा मंडल के ऊपर काम करने वाली हैं। मतलब आपके आभा मंडल में सुधार करने की जो रिपेयर है, जो वो करने का काम करती है। जब एक साधक, योग में बताया गया है कि जब एक साधक के वात पित्त कफ शांत हो जाते हैं, संतुलित हो जाते हैं, तो उसके प्राण शरीर के ऊपर काम करने की जरूरत होती है। उसकी नस नाड़ियों को जागृत करने की जरूरत पड़ती है, उसके चक्रों को जागृत किया जाता है, उसकी कुंडलिनी शक्ति को जागृत किया जाता है, जिससे उसका आध्यात्मिक उत्थान होता है। तो इसमें भी अगर हम देखें तो पहले हम बीमारियों के ऊपर फोकस करते हैं, जब बीमारियां ठीक हो जाएं तो फिर मानसिक उत्थान के ऊपर काम करते हैं, फिर मानसिक उत्थान जब हो जाए तो फिर आध्यात्मिक उत्थान के ऊपर हम काम करते हैं। तो ऐसे एक डीप नॉलेज इसके बारे में दी गई है हठ योग के ग्रंथों में। मुद्रा के बाद जो आसन है, आसन भी सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइज ही नहीं है। आसनों से सिर्फ शरीर की मांसपेशियां या जॉइंट या ब्लड सर्कुलेशन ही प्रभावित नहीं होता, आसनों से भी ऊर्जा जो तंत्र है आपका वो प्रभावित होता है। आपकी नस नाड़ियां जो है वो जागृत होती हैं, नस नाड़ियां एक्टिवेट होती हैं, विभिन्न नस नाड़ियों में जो प्राण का प्रवाह बह रहा है वो दुरुस्त होता है, वो ठीक होता है। तो आसनों का भी सीधा सीधा संबंध आपकी प्राण ऊर्जा से ही है, क्योंकि अगर सिर्फ आसन शरीर को स्वस्थ करने के लिए होते तो फिर एक्सरसाइज और आसन में कोई फर्क नहीं रहता। आसन जो है आपके शरीर को तो ध्यान में रख के बनाए ही गए हैं, उसके अलावा वो अलग अलग जीव जंतुओं से जो एनर्जी कनेक्ट है, हमारे डीएनए में जो है एनर्जी कनेक्ट है। बहुत डीप मीनिंग है आसनों का। कभी ना कभी हम उन 84 लाख योनियों से गुजरे हैं, उन सारे आसनों में जो हम जानवरों जीव जंतुओं के नाम पर जो आसनों के नाम रखे गए हैं, वो सारा एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं हमारे डीएनए में, कहीं हमारे डीप मेमोरी में है। तो उसी को एक्टिवेट करने के लिए, उन्हीं सारे संस्कारों से मुक्ति के लिए हम उन सारे आसनों का प्रयोग करते हैं। शारीरिक लाभ तो है ही, शारीरिक लाभ आपके मांसपेशियों के, आपके ज्वाइंट के, ये सारे लाभ तो जो हम नॉर्मल पढ़ते हैं, ऑर्गन्स एक्टिवेट होते हैं, वो है ही। उसके अलावा आपका पूरा ऊर्जा तंत्र आसनों के अभ्यास से और मुद्रा के अभ्यास से प्रभावित होते हैं और दुरुस्त होते हैं, जिससे आपका आध्यात्मिक उत्थान होता है। उसके बाद हठ योग में जो ऊर्जा चिकित्सा है उसके बारे में जो पढ़ने को हमें मिलता है, उन नाड़ियों के बारे में पढ़ने को मिलता है। नाड़ियाँ, भारत में उसे नाड़ियाँ कहा है, चाइना में उसे मेरिडियंस कहा गया है, एनर्जी चैनल्स कहा गया है। जैसे हमारे पूरे घर की वायरिंग, एक बिजली, एक विद्युत के प्रवाह को पूरे घर में प्रवाह करती है, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट तक पहुंचाती है, और उसके बाद रोशनी होती है, पंखा चलता है, वो सारी चीज़ें होती हैं। तो ऐसे ही हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं उनके जो कनेक्शंस हैं वो नाड़ियाँ कहलाती हैं, वो मेरिडियंस कहलाते हैं, वो एनर्जी चैनल्स कहलाते हैं। आसनों के थ्रू, मुद्राओं के थ्रू, प्राणायाम के थ्रू उन्हीं नाड़ियों को शुद्ध करने का काम किया जाता है। और इनमें से भी जो 72,000 नाड़ियों का वर्णन है, उनमें से इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, मुख्यतः 3 नाड़ियों का वर्णन मिलता है। इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना को हम समझ सकते हैं हमारे लेफ्ट राइट ब्रेन से संबंधित, हमारे बॉडी के लेफ्ट राइट पार्ट से संबंधित, हमारे अंदर की सन और मून की एनर्जी को भी कनेक्ट किया जाता है हठ योग में। हठ योग में बताया गया है कि हमारे एक सूर्य और चंद्रमा दोनों की ऊर्जा हमारे अंदर ही है, जिसको चाइनीज मेडिसिन में यिन और यांग कहा है, तंत्र में जिसे शिव और शक्ति कहा है, कि हमारा ही लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन दोनों एक्टिवेट करने का जो हमारा काम है, वो नाड़ियों के द्वारा जो हम प्राणायाम करते हैं, जो अभ्यास करते हैं, वो दोनों ब्रेन को एक्टिवेट करने का काम करते हैं।
जब हम कोई आसन बनाते हैं तो हम सिर्फ उसकी मसल्स को ही यूज नहीं कर रहे हैं, हम अपने लेफ्ट राइट ब्रेन को भी यूज कर रहे हैं। जब हम कोई वृक्षासन बना रहे हैं, एक पैर पर खड़े हैं, तो हमारा सिर्फ शरीर ही उपयोग नहीं हो रहा, हमारा मस्तिष्क भी पूरी तरह उपयोग हो रहा है और उसमें भी संतुलन पैदा हो रहा है। तो यही नस नाड़ियाँ एनर्जी चैनल्स हैं हमारे, जो पूरे शरीर में ब्लड ऊर्जा के संचार को दुरुस्त करती हैं। तो हठ योग में सीधा सीधा बताया गया है कि एनर्जी चैनल्स को ठीक करना बहुत जरूरी है। जैसे कि प्राणायाम के चैप्टर में भी हम देखते हैं तो पहले नाड़ी शोधन का वर्णन है। कहा है कि प्राण का प्रवाह, जब नाड़ी अशुद्ध होंगी, हमारी अशुद्ध नाड़ियों में से प्राण का प्रवाह नहीं बह पाएगा, आपकी कुंडलिनी जागृत नहीं हो पाएगी, या जो हमें आध्यात्मिक उन्नति है वो नहीं हो पाएगी। तो पहले नाड़ियों को शुद्ध करने के लिए नाड़ी शोधन का प्रावधान है हठ योग में। तो जो नाड़ी शोधन है वो एक टाइप से काम करता है हमारे एनर्जी चैनल्स को खोलने का। उसमें कुंभक लगाने हैं, उसमें लेफ्ट राइट नोस्ट्रल से अलग अलग प्रक्रियाओं से श्वास लेना है। तो उनका सीधा सीधा बताया गया है कि वो रास्ते जो एनर्जी चैनल्स जो ब्लॉक हो गए हैं वो खुलने जरूरी हैं, इसलिए उनका अभ्यास कराया जाता है। उसके बाद हठ योग में मिलता है ऊर्जा को से संबंधित चक्र, जो 7 चक्र हैं हमारे। 7 चक्र समझ लीजिए, मुख्यतः वैसे तो हठ योग के अलग अलग ग्रंथों में कहीं 9, कहीं 10, कहीं 8 चक्रों का वर्णन मिलता है, लेकिन मुख्यतः 7 चक्रों के ऊपर ही ऊर्जा चिकित्सा, बाकी के जो 2-3 चक्र हैं 7 से अलावा, वो अपने आप ठीक हो जाते हैं जब आप 7 चक्रों के ऊपर काम करते हैं। तो नीचे से हम शुरू करते हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्रार। ऐसे 7 एनर्जी सेंटर्स हैं हमारे। समझ लीजिए आपके जो नाड़ी तंत्र को आप समझ लीजिए अब हमारे घर की वायरिंग, और उस वायरिंग तक जो एनर्जी सप्लाई का जो मेन सेंटर जो काम करते हैं वो चक्र हैं। वहाँ पर सारी नाड़ियाँ मिलती हैं, वहाँ पर एक चैनल क्रिएट होता है, एक सेंटर क्रिएट होता है। मान लीजिए आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, उस डाइजेस्टिव सिस्टम में जितनी भी एनर्जी फ्लो होगी वो आपके मणिपुर चक्र से होगी। अगर मणिपुर चक्र आपका ब्लॉक है, वहाँ की नस नाड़ियाँ ब्लॉक हैं, तो आपका डाइजेशन खराब होगा। तो ऊर्जा चिकित्सा में हम क्या करते हैं, ऊर्जा चिकित्सा में हम अपने पेट के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करते, कोई छेड़छाड़ नहीं करते। हम नाड़ियों के ऊपर काम करते हैं, हम आपके आभा मंडल पर काम करते हैं, हम प्राणायाम के थ्रू, श्वास की क्रियाओं के थ्रू उस डाइजेशन को दुरुस्त करने का काम करते हैं। क्योंकि सिद्धांत यही है, अगर नाड़ियाँ खुली हुई तो एनर्जी अपने आप फ्लो करेगी आपके ऑर्गन्स तक। चाइनीज मेडिसिन में तो हर ऑर्गन का एक अलग एनर्जी चैनल है, मतलब एक अलग लाइन है। अगर उस लाइन की ब्लॉकेज को हम रिलीज करें तो ऑर्गन प्रॉपर तरीके से काम करना शुरू कर देता है। उसके अलावा जो योग में मिलता है वो पंच प्राण का सिद्धांत मिलता है। योग ने तो डिफाइन भी किया है कि जो प्राण ऊर्जा हम ग्रहण करते हैं, श्वास के द्वारा हम ग्रहण करते हैं, जो हम भोजन के द्वारा ग्रहण करते हैं, वो 5 प्रकार की ऊर्जा में डिवाइड हो जाती है। वो हमारे नीचे के चक्रों में जाके वो अपान वायु बनती है, हमारे एब्डोमेन में वो समान वायु बनती है, हमारे हृदय क्षेत्र में जाके वो प्राण वायु बन जाती है। प्राण वायु भी बोला जाता है उसे, महाप्राण वायु भी, जो जीवन का कारण है। जो अगर कोई जीवन का कारण है तो प्राण वायु है। किसी की डेथ होती है तो हम बोलते हैं कि प्राण निकल गए, तो वो प्राण वायु निकलती है। अगर वो मस्तिष्क में जाती है तो उदान वायु हो जाती है। जब वो पूरे नाड़ी तंत्र में फैलती है तो वो व्यान वायु होती है। मतलब एक जैसे बिजली को हम समझें, हमारे घर में जो बिजली आई है, बिजली तो पावर हाउस से एक ही प्रकार की आई है, लेकिन वो लाइट में जाके, बल्ब में जाके वो रोशनी बनेगी, एसी में जाके वो कूलिंग बनेगी, फैन में जाके वो हवा बनेगी। तो इसी प्रकार से जब वो प्राण ऊर्जा हम ग्रहण करते हैं श्वास के द्वारा और विभिन्न माध्यमों से, तो वो हमारे अंदर जाके अलग अलग फंक्शन क्रिएट करती है और उसी फंक्शन से हम जीवित रहते हैं। जैसे किसी की डेथ होती है तो बोलते हैं प्राण निकल गया। कई बार क्या एक मिसअंडरस्टैंडिंग ये की जाती है कि ऑक्सीजन को प्राण समझ लिया गया है। हमें लगता है कि जो हम वायु ग्रहण कर रहे हैं वही प्राण है, वो प्राण नहीं है। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि वायु अलग है, प्राण अलग है। वायु एक माध्यम है, वायु के द्वारा हम प्राण ग्रहण करते हैं, मतलब एक व्हीकल है वायु, उसके साथ हम प्राण को रिसीव करते हैं अपने शरीर में, लेकिन वायु प्राण नहीं है। अगर हम किसी मुर्दा व्यक्ति को वायु दें, ऊर्जा हवा दें या ऑक्सीजन दें प्रॉपर, वो जीवित नहीं होगा, क्योंकि उसमें प्राण ग्रहण करने की जो शक्ति है वो खत्म हो चुकी है, उसका जो डिवाइस है वो डेड हो चुका है। जब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी वायु के साथ मिलके उस शरीर के जो जीवित शरीर है उसके साथ जब मिलती है, तब ये पूरा एक्शन रिएक्शन क्रिएट होता है, जिससे हम जीवन कहते हैं। उसके बाद योग में मिलता है कुंडलिनी का सिद्धांत।
कुंडलिनी है एक हमारी पोटेंशियल एनर्जी, प्राण ऊर्जा का ही एक सुषुप्त रूप, मतलब एक हमारे डीएनए में एक ऐसी पोटेंशियल एनर्जी है जो अल्टीमेट इस पूरे ब्रह्मांड की शक्ति है, जिसको हम माँ कहते हैं, दुर्गा कहते हैं, योग में कुंडलिनी कहा है या कहीं पोटेंशियल एनर्जी कहा है। वो ऊर्जा जब जागृत होती है तो अपने आप वो एक टाइप से समझ लीजिए वो एक हाई पावर सप्लाई आपको आपकी नाड़ियों में फैल जाती है। तो जब कुंडलिनी एक्टिवेट होते तो आपके चक्र, आपकी नस नाड़ियाँ अपने आप शुद्ध होनी शुरू हो जाती हैं, आपके आसन अपने आप लगने शुरू हो जाते हैं। तो जब मेन कुंडलिनी के ऊपर ही फोकस किया जाता है, क्योंकि मेन ऊर्जा वही है। अगर एक ज्वालामुखी फटता है तो उससे जो हीट जनरेट होगी, वो कुंडलिनी से जो ऊर्जा जागृत होगी, उससे बहुत सारी बीमारियां, नस नाड़ियां, आपके मस्तिष्क के केंद्र खुलते हैं, जो एक मानव से महामानव बनाने की तरफ आपको अग्रसर करते हैं। तो इसलिए कुंडलिनी की साधना योग और तंत्र में मुख्यतः रूप से की जाती है। बल्कि कुंडलिनी को तो मूर्ति रूप में, माँ के रूप में, दुर्गा के रूप में, शक्ति के रूप में, काली के रूप में जो पूजा जाता है, वो हमारे मूलाधार चक्र में सोई हुई ऊर्जा ही है। जो कुंडलिनी है उसको माँ कहा है, और जो सोर्स है यानी जहाँ से वो ऊर्जा आती है वो उसको शिव कहा है। हमारे सहस्त्रार चक्र में शिव है तो मूलाधार चक्र में कुंडलिनी है। तब उनका मिलान करना ही योग है। योग का मतलब हुआ जुड़ना। उस जोड़ का मतलब क्या, किसका जोड़, उस मूलाधार चक्र की ऊर्जा का और सहस्त्रार चक्र की ऊर्जा का जब मिलन होता है तो वो अपने स्वरूप में अवस्थित होता है। योगी को पता चलता है, सारा ज्ञान होना शुरू हो जाता है, उसकी ज्ञान तंतु खुलने शुरू होते हैं, उसके चक्र खुलने शुरू होते हैं, विभिन्न सिद्धियां उसको प्राप्त होनी शुरू होती हैं और वो जीवन और मरण से मुक्त होना शुरू हो जाता है। तो यही योग का असली मतलब यही है। अभी जो योग प्रचलित है वो शरीर को लेके है, बीमारियों को लेके, आज के युग की यही ज्यादा मांग है, तो इसलिए इस चीज पर काम कर रहा है। लेकिन जो असल में जो हठ योग है, तो हठ योग का मतलब हठ जिद वाला हठ नहीं है, वो है और ठय, वो दो नाड़ियां, वो लेफ्ट राइट ब्रेन, वो इड़ा पिंगला नाड़ी, वो शिव और शक्ति, वो कुंडलिनी और मतलब मूलाधार चक्र और स्वादिष्ठान सहस्त्रार चक्र की ऊर्जा का मिलन है, वो योग असल में योग है। तो उसके अलावा प्राण का विस्तार और ऊर्ध्वगमन का कॉन्सेप्ट भी योग में मिलता है। योग में कहा है कि हम एक प्राण ऊर्जा लेके हम पैदा हुए हैं। जैसे कि हम बोलते हैं कि इस व्यक्ति की, किसी व्यक्ति की डेथ होती है, बोलते हैं कि इसके इतने ही श्वास थे। श्वास मतलब प्राण, यानी इतनी ही प्रकृति ने इसको ऊर्जा दी थी। तो योग कहता है कि इस प्राण को हम बढ़ा भी सकते हैं, इसका हम सदुपयोग कर सकते हैं, इसको हम जल्दी जल्दी भी ले सकते हैं। श्वास के द्वारा सीधा सीधा ये प्रभावित होता है। तो प्राणायाम के द्वारा हम अपने प्राण के का विस्तार कर सकते हैं, उस ऊर्जा मंडल को बढ़ा सकते हैं, उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को बढ़ा सकते हैं, ताकि इस पृथ्वी पर हम ज़्यादा दिन जीवित रह के उस अपना जो जीवन का उद्देश्य है, इस पृथ्वी पर जो हमारा पैदा होने का जो उद्देश्य है, जो कि मुक्ति है, जो मोक्ष है, जिसको निर्वाण कहा है, उसको अचीव कर सकें, उसको पा सकें। तो उसके लिए हमें प्राण का विस्तार करना पड़ेगा, उस ऊर्जा को बढ़ाना पड़ेगा, उसका ऊर्ध्वगमन करना पड़ेगा, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसको हाई करना पड़ेगा। अभी हम एक फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रहे हैं। जब हम साधना करते हैं तो वो फ्रीक्वेंसी हमारी जो वाइब्रेशन हो चेंज होनी शुरू होती है और हम अपने हायर सेल्फ को जानना शुरू करते हैं। हम अपने मस्तिष्क के उन बिंदुओं को यूज करना शुरू करते हैं, उन केंद्रों को यूज करना शुरू करते हैं जो एक आम व्यक्ति नहीं करता नॉर्मली। तो ये सीधा सीधा हठ योग में सारा कॉन्सेप्ट ये दिया हुआ है। कुंडलिनी, प्राण, शक्ति, नाड़ी सब बताया हुआ है। और ये उद्गम स्थान अगर प्राण चिकित्सा का मैं कहीं से कहूँ तो वो योग ही है। योग से ही ये सारी चीजें निकली हैं। बाकी आगे की जितनी भी चिकित्साएं हैं वो सब योग से ही इन्होंने थोड़ा थोड़ा हिस्सा लेके उसको अलग अलग थेरेपी का रूप दिया है। उसके बाद हम समझते हैं नेक्स्ट जो चिकित्सा है हमारी, वो है रे की चिकित्सा। रे का मतलब होता है सर्वव्यापक, की का मतलब होता है ऊर्जा, यानी एक सर्वव्यापक ऊर्जा, जिसको हम भारत में प्राण कहते हैं। आयुर्वेद में जिसे प्राण कहा है, चाइना में ची कहा है, जापान में उसे की कहा है। रे मतलब सर्वव्यापक, की मतलब ऊर्जा, यानी एक रे की चिकित्सा, यानी एक ऐसी ऊर्जा की से चिकित्सा जो इस पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। एक ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी जो इंसान को जीवित रखती है, जिसका प्रवाह अगर बढ़ा दिया जाए तो इंसान मनुष्य स्वस्थ हो सकता है, और जिसका प्रवाह अगर कम हो जाए तो वहाँ पर बीमार भी हो सकता है। ये जीवन दुख भी बन सकता है, और उसी के प्रभाव से चीज़ें खुलती चली जाएंगी, एनर्जी चैनल्स खुलते चले जाएंगे, मस्तिष्क के केंद्र खुलते चले जाएंगे। रेकी भी इसी सिद्धांत पर काम करती है।
रेकी का जो आविष्कार किया, जो रिसर्च दोबारा से जो शुरुआत की, आविष्कार तो पहले हो चुका है, लेकिन जब दोबारा से जो एक आम जनमानस को जो बताने का काम किया, वो डॉक्टर मिकाओ उसुई ने किया 1920 में। 1920 में डॉक्टर मिकाओ उसुई जो थे, एक पेशे से वो डॉक्टर थे, एलोपैथिक डॉक्टर थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा, उन्होंने जब पुराने स्क्रिप्चर और पुराना साहित्य पढ़ा, भारत में वो जब आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ के ऋषि मुनि हाथ से पैर टच करते थे, आशीर्वाद देते थे, शक्तिपात करते थे। कोई कहीं भी कुछ भी करना होता तो पहले आशीर्वाद लिया जाता, यानी उनसे ऊर्जा ली जाती थी। बीमारों को ठीक करते थे, मृत व्यक्तियों को जीवित कर देते थे, पर काया प्रवेश करते थे, अपने शरीर को छोड़ के दूसरे के शरीर में चले जाते थे। इतनी गहन जब अध्यात्म उन्होंने देखा तो उनका इसमें इंटरेस्ट क्रिएट हुआ, उन्होंने इस चीज को जानने के लिए काम करने की ठानी। तो उन्होंने हिंदू ग्रंथों का और बौद्ध धर्म के ग्रंथों का अध्ययन किया, तो वहां से उनको कुछ सूत्र मिले। उस सूत्र का एक प्रॉपर सिस्टम से उन्होंने एक उसके ऊपर काम किया, उसकी साधना की। 21 डेज की उन्होंने साधना की थी, 21 दिन तक उन्होंने बिना भोजन के सिर्फ ध्यान किया। तो उनको कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ, कुछ नॉलेज प्राप्त हुई, कुछ मंत्रों का ज्ञान प्राप्त हुआ। तो उन्होंने एक प्रॉपर उसको एक रेकी चिकित्सा के रूप में प्रतिष्ठित किया और लोगों तक पहुंचाया। तो उनको महसूस हुआ कि इस साधना के करने से उनके अंदर कोई शक्ति जागृत हो गई है, यानी जिसको हम कुंडलिनी कहें, या एक कनेक्टिविटी बन गई है, जिसको एक योग की अवस्था कहें। तो जब उन्होंने वो योग, प्राणायाम और वो उपवास की साधना की, उसके बाद उनको महसूस हुआ कि मेरे अंदर कोई आसमानी शक्ति मेरे अंदर प्रवाहित होना शुरू हो गई है। तो उन्होंने उसके बाद क्या किया कि उसके बाद जब वो नीचे आए पहाड़ से, जहाँ पर उन्होंने कोरियामा पर्वत के ऊपर उन्होंने उपवास किया था, साधना की थी, तो नीचे कुछ मरीज मिले उनको, दुखी लोग मिले, किसी को दांत में दर्द था। तो उन्होंने हाथ से टच करके उसको थोड़ा सा कुछ देर हीलिंग सेंड की, एनर्जी सेंड की, तो उनका दर्द ठीक हो गया। तो वो पहले मरीज उन्होंने देखा कि ये तो एक ऊर्जा है जो मेरे हाथ से बह रही है, मेरे शरीर से बह रही है, जो फ्री है और यूनिवर्सल एनर्जी है, और इसी से इलाज किया जा सकता है। तो ये रेकी चिकित्सा उन्होंने शुरू की। धीरे धीरे उन्होंने मरीजों का इलाज करना शुरू किया। उनके स्टूडेंट हुए चुजीरो हियासी करके, उन्होंने भी इसको हीलिंग एनर्जी को आगे बढ़ाने की, इसको एक प्रॉपर सिस्टम में लेके आए, और बहुत सारे स्टूडेंट हुए। तो फिर एक उसकी डिग्री 1, 2, 3 करके रेकी की अलग अलग डिग्री का आविष्कार किया। रेकी में जो अभ्यास किए जाते हैं, नॉर्मली जो चीज़ें प्रैक्टिस की जाती हैं, सबसे पहले प्रैक्टिस की जाती हैं रेकी प्रिंसिपल्स। रेकी प्रिंसिपल्स जो होते हैं, जैसे योग में होते हैं यम नियम, एक डिसिप्लिन होता है, एक डिसिप्लिन फॉलो किया जाता है कि भाई मैं अहिंसा नहीं करूंगा, मैं सत्य का पालन करूंगा। तो वैसे ही 5 रेकी प्रिंसिपल्स हैं, जिनमें कहा जाता है कि मैं चिंता नहीं करूंगा, मैं क्रोध नहीं करूंगा, मैं अपना काम ईमानदारी से करूंगा, मैं करुणावान रहूंगा, मैं सभी जीव जंतुओं से प्रेम करूंगा। जब ये 5 प्रिंसिपल कोई भी व्यक्ति, जैसे कि रेकी चिकित्सा में बताया जाता है, जब ये 5 प्रिंसिपल कोई भी व्यक्ति जब फॉलो करना शुरू करता है, तो जो ब्रह्मांड की ऊर्जा है वो उसके अंदर प्रवाहित होना शुरू हो जाती है, क्योंकि प्योर होना शुरू हो जाता है शरीर, और चेतना शक्ति उसकी प्योर होना शुरू हो जाती है। जब वो किसी से नफरत नहीं करेगा, अपना काम ईमानदारी से करेगा, तो जो अंदर के जो द्वंद्व हैं वो समाप्त होना शुरू हो जाएंगे। अभी क्या है, अभी हमारी जो सारी प्राण ऊर्जा है वो हम यूज नहीं कर रहे, वो खर्च हो रही है खामखा के काम में। हमारे जो डिवाइडेड माइंड है, मान लीजिए हमारे पास 1000 वाट बिजली है, उस 1000 में से 100 वाट हम यूज करते हैं, और 900 वाट जो बिजली है वो खामखा की चीज़ों में, खामखा के द्वंद्व में, खामखा की जजमेंट में, खामखा के विचारों में, कल्पनाओं में, भावनाओं में बह जाती है। सारी ऊर्जा नष्ट हो जाती है। यूनिवर्स हमें दे रहा है, यूनिवर्स हमें हर रोज चार्ज कर रहा है। नींद में हम चार्ज हो जाते पूरी तरीके से, लेकिन फिर हम ड्रेन हो जाते हैं। तो जब ये रेकी प्रिंसिपल हम फॉलो करना शुरू करते हैं, सुबह उठ के इनको फॉलो कर रिपीट करने के लिए बोला जाता है, और उसको पूरा दिन पालन करने के लिए बोला जाता है, तो वो द्वंद्व समाप्त हो जाते हैं, और धीरे धीरे जो हमारी बचत है वो बढ़नी शुरू हो जाती है। जैसे बैंक अकाउंट में हम फिजूल खर्च बंद करें तो बैंक अकाउंट में अपने आप पैसा बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो उसी प्रकार वो प्राण ऊर्जा हमारे शरीर में बढ़ना शुरू हो जाती है, जिसको हम किसी को दे भी सकते हैं, किसी को इलाज भी कर सकते हैं, अपने जीवन के लिए भी ठीक उपयोग कर सकते हैं।
तो उसके बाद जो उपयोग किया जाता है अफर्मेशंस का उपयोग किया जाता है रेकी ऊर्जा में। उसके बाद उपयोग किया जाता है अफर्मेशंस का। अफर्मेशंस है एक थिंकिंग पैटर्न, एक जिनको हम मंत्र बोलते हैं, यानी मन को जो नियंत्रित करे, एक प्रॉपर सिस्टम से एक पॉजिटिव थिंकिंग हम बोल सकते हैं, और एक विजुअलाइजेशन करने का एक तरीका है जिसमें रेकी में ग्रेटिट्यूड फॉलो किया जाता है, अलग पॉजिटिव अफर्मेशन दी जाती हैं, मैं स्वस्थ हूँ, मैं जो भी बीमारियां हैं वो ठीक हो गई हैं। ऐसे पॉजिटिव जब हम सोचते हैं तो उसका एक साइकोसोमेटिक इफेक्ट हमारे ऊपर पड़ता है, तो मतलब मानसिक परामानसिक रोग भी दूर होने शुरू हो जाते हैं। उसके अलावा मेडिटेशन करवाया जाता है रेकी में। मेडिटेशन करवाया जाता है नॉर्मली उस ऊर्जा के प्रवाह को बढ़ाने के लिए, उसको समझने के लिए, उससे कनेक्टिविटी के लिए अलग अलग प्रकार के मेडिटेशन भी करवाए जाते हैं रेकी चिकित्सा में। सिंबल्स का उपयोग किया जाता है, जैसे भारत में हम सिंबल का उपयोग करते थे, ओम का सिंबल हम देखते थे, हम स्वास्तिक का सिंबल देखते थे, अपने घरों में अलग अलग जगह बनाया हुआ। वो सिंबल्स जो है वो एक इमेज के साथ कुछ विचारों का एक समूह है जो हमारे ब्रेन के किसी एक पर्टिकुलर एक भाव से जोड़ते हैं। जैसे मैंने स्वास्तिक बनाया तो हम एक ऊर्जा से कनेक्ट हो जाते हैं, एक माइंड में एक पिक्चर क्रिएट हो जाती है, ओम से एक पवित्रता आ जाती है, एक यूनिवर्सल एक परमात्मा की याद आ जाती है। तो ऐसे ही माइंड से कनेक्ट करके एक पर्टिकुलर एक सिस्टम बनाया गया जो डिस्टेंस के लिए, ऊर्जा के संतुलन के लिए, ऊर्जा को घटाने बढ़ाने के लिए सिंबल्स का उपयोग रेकी चिकित्सा में किया गया। उसके अलावा अट्यूनमेंट्स का उपयोग किया जाता है। अट्यूनमेंट होते हैं जो कि एक गुरु जो है वो अपने शिष्य को प्रॉपर अलाइनमेंट में लेके आता है, उसके चक्रों को संतुलित करने के लिए। क्योंकि जब हम रेकी चिकित्सा सीखते हैं या शुरुआत में साधना करते हैं तो हम उस अवस्था तक नहीं पहुंचे होते कि हम उसको महसूस कर सके, तो गुरु उसमें मदद करता है। वो जो सपोर्ट सिस्टम है, वो जो शक्तिपात की जो क्रिया है, उसको अट्यूनमेंट बोला जाता है। तो रेकी में एक गुरु अपने शिष्य को एक प्रॉपर माध्यम बनाने की कोशिश करता है। उसके अलावा फिर उसकी साधना की जाती है जिसको सेल्फ हीलिंग बोला जाता है। रेकी में 24 पॉइंट होते हैं, 24 पॉइंट्स के ऊपर खुद को ऊर्जा दी जाती है। रेकी में जो सिद्धांत है उनमें मानना है कि पहले अपने ऊर्जा को आप ठीक करो। जब अपने रोग ठीक होंगे, अपनी ऊर्जा संतुलित होगी, तो हम दूसरों की ऊर्जा भी संतुलित कर पाएंगे, दूसरों को भी ठीक कर पाएंगे। तो इसलिए अपने 24 पॉइंट बताएं, शरीर के अलग अलग हिस्सों पर हाथ रख के हम धन्यवाद देते हैं, अफर्मेशंस करते हैं, सिंबल्स का उपयोग करते हैं और खुद को ठीक करते हैं। अलग अलग दिनों की साधना दी जाती है अलग अलग डिग्री में, और उससे हम स्वस्थ होते हैं और फिर दूसरों का इलाज करना शुरू करते हैं। लास्ट में जो सबसे पावरफुल प्रैक्टिस है रेकी की, वो डिस्टेंस हीलिंग है। ऊर्जा का सिद्धांत कहता है कि ऊर्जा समय और स्थान से पार है। आप कहीं भी, आप भारत में बैठ के यूएसए के में किसी व्यक्ति की हीलिंग कर सकते हैं। आप बस उससे कनेक्ट होने चाहिए, उस व्यक्ति के बारे में आपको पता होना चाहिए, उस व्यक्ति की पिक्चर आपके माइंड में होनी चाहिए। तो हमारे अंदर एक टेलीपैथिक एनर्जी ट्रांसफर करने की एक अपने आप एक नेचुरल पावर है। जैसे बच्चे को चोट लगता है तो माँ को तुरंत पता चल जाता है, एक इंटरनल कनेक्शन है, हम एक स्पिरिचुअली कनेक्टेड हैं, एक कॉस्मिक कॉन्शियसनेस से कनेक्ट रहते हैं, जैसे एक पेड़ से पत्ते जुड़े रहते हैं। तो हम ऐसे ही हर व्यक्ति इंटरकनेक्टेड है, हर जीव जंतु आपस में जुड़ा हुआ है इस पूरे ब्रह्मांड से। तो उसी कनेक्शन का उपयोग करके हम कहीं भी दूरी, कोई व्यक्ति पास हो, दूर हो, पास्ट में हो, फ्यूचर में हो, उसको पूरी तरीके से हील किया जा सकता है। तो ये सारे अभ्यास रेकी चिकित्सा में किए जाते हैं और इन्हीं सारे अभ्यास के द्वारा बहुत ही पावरफुल थेरेपी है। एलोपैथिक और रेकी चिकित्सा सेम नहीं है, वो शरीर के ऊपर काम करती है, ये प्राण के ऊपर काम करती है, ये ऊर्जा मंडल के ऊपर काम करती है, आपके सूक्ष्म शरीर, आपके मन के ऊपर काम करती है। तो ये सारी चीजें रेकी चिकित्सा में प्रयोग की जाती हैं। और इस प्रकार हमने जाना कि योग और रेकी जो कि एक मुख्य रूप से प्राण चिकित्सा की प्रैक्टिसेस हैं जो की जाती हैं। तो मेरी बातों को इतना ध्यान से सुनने के लिए सबका धन्यवाद, सबको नमस्ते।